नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के पाठ 8। पाठ का नाम है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। गुलमर्ग जो कि कश्मीर का एक क्षेत्र है। इस पाठ के लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश जी ने इस पाठ में गुलमर्ग यानी कि जो कश्मीर का एक क्षेत्र है उसके सौंदर्य का वर्णन किया है और कवि ने अपने और गुलमर्ग दोनों के बीच आत्मीय संबंध का वर्णन भी किया है और उन्होंने बताया है कि कोई व्यक्ति वहाँ जाता है और कैसे वहाँ जाकर वहीं का हो जाना चाहता है, यानी कि कैसे उसे वहाँ पर अपनापन सा लगता है, कैसे गुलमर्ग की राहों से, गुलमर्ग के बागों से उन्हें प्यार हो जाता है। वहाँ कई लोग घूमने के लिए जाते हैं। वह आकर्षण का एक केंद्र है। आकर्षण का केंद्र इसलिए है क्योंकि वहाँ बर्फ से ढके पहाड़ हैं, चारों तरफ हरियाली है और आकाश में आकाश से जब बर्फ गिरती है यानी बर्फबारी होती है और उस पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो काफी मन को हर लेने वाला एक वह दृश्य होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से संपन्न ऐसा क्षेत्र जहां हर व्यक्ति जाना चाहता है। तो लेखक मोहन राकेश ने इसका वर्णन इस पाठ में किया है। मोहन राकेश के बारे में जान लेते हैं। मोहन राकेश का जन्म जालंधर यानी कि पंजाब में हुआ था। इनका जन्म सन 1925 में हुआ। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में थोड़ी बहुत रुचि थी। अतः राकेश यानी कि मोहन राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। उनके पिता की रुचि के चलते उन्हें अपने घर में ही साहित्यिक वातावरण मिल गया। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक की शिक्षा प्राप्त की और उसके पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया। इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी। ये कहानियां का एक संग्रह है और कुछ उपन्यास भी लिखे हैं जैसे अंधेरे बंद कमरे और न आने वाला कल। ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृतांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत वर्णन प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता, यानी कि एक ऐसा सौंदर्य जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना खूबसूरत, इतना मन को भाने वाला है गुलमर्ग, जो कि कश्मीर में है। तो पाठ को शुरू करते हैं। लेखक ऐसा होता है, लेखक का एक बार वहां जाना होता है, गुलमर्ग जाना होता है अपने किसी कार्य से, और वहां जाकर उन्हें कैसा लगा वो सब इस पाठ में बताया गया है। कहते हैं कि कुछ जगह ऐसी हैं जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती हैं, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती हैं। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य है, लेखक जी कहते हैं ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिन्हें हम पहली नज़र देखते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं और धीरे धीरे वह मन से उतरने लगती हैं। मतलब उनमें उस प्रकार का सौंदर्य हमेशा नहीं रहता, यानी कि वो मन में हमेशा बसने वाली नहीं रह पाती। उदासीन का मतलब है अनमन सी लगने लगती हैं। तो गुलमर्ग ऐसी जगह बिल्कुल नहीं है। गुलमर्ग ऐसी जगह है जिसे जितनी बार देखो उतनी बार मन को बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं लेखक
मोहन राकेश कहते हैं कि मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहां कुछ भी असाधारण नहीं लगा, सब कुछ सामान्य सा लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तभी मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। जब लेखक पहली बार जब गए थे तो उन्हें सब कुछ सामान्य सा लगा और कुछ घंटे में ही उन्होंने पूरे गुलमर्ग को घूम लिया था। फिर लिखते हैं, मगर बाद में महीनों वहां रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। लेखक ने जो पहली बार देखा था तो उन्हें सब कुछ सामान्य सा लगा और पूरा गुलमर्ग घुमाए, लेकिन जब काफी समय वहां बिताया तो उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि मैंने तो बहुत कुछ नहीं देखा। पहली नजर में मैंने जो कुछ देखा वैसा कुछ था ही नहीं। जब मैंने दोबारा से गुलमर्ग को जाना, गुलमर्ग के सौंदर्य को मैंने देखा, तो लेखक को ऐसा लगा कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा ही नहीं जा सकता। वहां की हर जगह, हर स्थान देखने वाला था, मन को भाने वाला था। और एक ऐसी वहां पे हमेशा यानी कि गुलमर्ग में हर जगह ऐसी है जिसको जितनी बार देखो उतनी बार एक नया एहसास दिलाती है। इस वजह से लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे गहरी होती जाती है। यानी कि वहां जब व्यक्ति धीरे रहता है, थोड़ा समय गुलमर्ग में बिताता है, तो व्यक्ति का लगाव गुलमर्ग के साथ, गुलमर्ग जैसी खूबसूरत जगह के साथ हो जाता है कि और व्यक्ति अपने आप को सपाट मैदान का, वहां पड़े सपाट मैदान का एक भाग समझने लगता है। यानी कि गुलमर्ग का हिस्सा अपने आप को मानने लगता है। और लेखक मोहन राकेश जी कहते हैं कि कांपती तितलियां, उठते बादल और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह, कांपती तितलियां, उठते बादल और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह खुद को व्यक्ति वैसा महसूस करता है, अपने आप को उन सब चीजों से जुड़ा हुआ महसूस करता है। और दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। वहां का सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ उसके मन को हर लेने वाला होता है। उसके मन को काफी सुंदर, काफी खूबसूरत सा लगता है। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है, इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से रवाना होता है, गुलमर्ग से जाता है, तो एहसास होता है कि अपने से ही बिछड़ने का। तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह अपने से ही बिछड़ रहा हो। गुलमर्ग एक ऐसी जगह है, गुलमर्ग ऐसी जगह है जहां आत्मीयता का संबंध बन जाता है। ऐसा लगता है कि गुलमर्ग और व्यक्ति की आत्माएं आपस में जुड़ चुकी हैं, आपस में इंटरकनेक्ट हैं। और जब व्यक्ति वहां से जाता है तो ऐसा लगता है कि वह खुद से ही बिछड़ रहा है। यानी कि अपनी यादों से भरा पिटारा वहां छोड़ के आता है, अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाता है। ऐसा लगता है जैसे खुद से ही जुदा हो रहा हो। अपने उस रूप से जो इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित सा बना रहता है। और कहते हैं जब गुलमर्ग से कोई विदा लेता है तो ऐसा लगता है अपने आप से विदा ले रहा हो, अपने आप से विदा ले रहा हो। और कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम उससे परिचित तो हैं लेकिन फिर भी अपरिचित हैं। हमने गुलमर्ग को जाना तो है, लेकिन गुलमर्ग की ऐसी ढेर सारी जगह और भी हैं, ऐसे बहुत सारी जगह हैं गुलमर्ग में जो अभी भी अपरिचित हैं।
जिन्हें अभी भी जाना नहीं जा सका। और फिर लेखक लिखते हैं, गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में। यानी कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, और सूरज की किरणें जब छतों पर पड़ती हैं तो लालिमा छा जाती है, और आकाश बहुत खूबसूरत सा दिखाई देने लगता है। आकाश में, आसमान में बादलों के झुंड से दिखाई देते हैं। और कहते हैं आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं, और इन सारी चीजों को, लाल लाल छतों को, चारों तरफ हरियाली को, और आकाश को, आकाश में तैरते हुए बादलों के झुंडों को आंखें मंत्र मुग्ध होकर देखती रहती हैं, और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। और वहाँ फूलों वहाँ जब नए नए फूल उगते हैं, यानी कि फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं, से तात्पर्य है वहाँ चारों तरफ हरियाली होने के साथ साथ सूरज की किरणें भी पड़ती हैं। तो ऐसा जान पड़ता है जैसे चारों तरफ, यानी पूरा गुलमर्ग रंगीन हो गया हो, और वातावरण में नई नई कोंपलें मतलब है नई कलियां, घास की नन्ही नन्ही नई कलियां। तो कहते हैं वातावरण में नई नई कोंपलें फूट आती हैं, हर क्षण नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। और जैसे जैसे गुलमर्ग में जैसे जैसे समय के साथ साथ परिवर्तन आता है, वहाँ की संध्या, वहाँ की सुबह, वहाँ का सूर्यास्त, वहाँ का सूर्योदय, ये सभी चीजें एक नए रोमांच को पैदा करती हैं, एक नए रोमांच, एक नए मनमोहक दृश्य का सृजन करती हैं, उसका निर्माण करती हैं। बादलों के पोटियों के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं, और वहाँ बादलों के नीचे, खूबसूरत बादलों के नीचे हरियाली में लोग पाए पसारे बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ते नजर आती हैं, और बहुत दूर दूर तक सैलानी, घूमने के लिए आए हुए लोग, जिन्हें हम सैलानी कहते हैं, वे दूर दूर तक घोड़ों पर सवारी करते हुए नजर आते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां जहां छिटके हैं, और कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे रंगों के बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिटके हैं, यानी कि वहाँ रंगीन सा दृश्य बन जाता है। रंगीन सा दृश्य बनने से तात्पर्य है बादलों से जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, बादलों से छनकर जब सूर्य की किरणें निकलती हैं और गुलमर्ग की हरियाली पर पड़ती हैं, गुलमर्ग में लगे देवदारों के पेड़ों पर पड़ती हैं, गुलमर्ग की जमीन पर पड़ती हैं, गुलमर्ग में सैलानियों के बदन पर जब उनकी धूप पड़ती है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे रंग कुछ प्रकृति ने वहां पर रंगों को छिटक दिया हो। सहसा प्रकाश की नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती हैं, और सहसा अचानक से प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती हैं, और बर्फबारी भी वहां पे होती है। स्नोफॉल जिसे कहा जा सकता है। स्नोफॉल जब होता है, वहाँ बर्फबारी जब होती है, तो बर्फबारी जो छोटे छोटे से कण होते हैं, पानी के बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं, उनमें जब प्रकाश पड़ता है, तो आपने साइंस में पढ़ा है कि एक पानी की एक बूंद पर जब प्रकाश पड़ता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ऐसी सैकड़ों बिंदुएं, ऐसी सैकड़ों बूंदों से जब प्रकाश छनकर निकलता है, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि कितना खूबसूरत, कितना मन को भाने वाला दृश्य होगा। हरियाली का सपना कुहासे, और कहते हैं कि रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने में समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे, कुहासे मतलब फॉग, कोहरा। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है, और शाम को जब स्नोफॉल होता है तो हरियाली जो है वहाँ की, हरे हरे छोटे पौधे, झाड़ियाँ, ये सब बर्फ से ढकने लगती हैं, बर्फ से ढकने लगते हैं। मैदान सुरमई आवाज ओढ़ लेता है, सुरमई यानी सुनहरी सी आवाज ओढ़ लेता है। और जैसा कि देखा होगा कभी कभी जब सूर्यास्त होता है तो बादलों में लालिमा सी छा जाती है,
मौसम थोड़ा सा बादलों का कलर जो है, बादलों का रंग जो है लाल सा हो जाता है, हर तरफ लालिमा ही लालिमा होती है, वह कितना मन को हर लेने वाला होता है। तो ऐसी ही आवा गुलमर्ग में फैल जाती है और चारों तरफ धुंध ही धुंध है और सॉरी और चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियां अपनी पतली पतली नरम बाहें। और लेखक कहते हैं कि चारों तरफ धुंध ही धुंध सी प्रतीत होती है और पगडंडियां जो छोटे छोटे सकरे से जो रास्ते बने हुए होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले रास्ते बने होते हैं, वे बाहें फैलाएं वहीं पे पड़ी रहती हैं। और फिर लेखक कहते हैं जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी ऐसे ही कोमल, विस्मृत और निढाल। और जब तक बादल बरसेगा, जब तक वहां बादल से ऐसी खूबसूरत किरणें निकलेंगी, जब तक बादल की बूंदें जमीन पर गिरती रहेंगी, जब तक बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, स्नोफॉल जिसे कह सकते हैं, स्नोफॉल बर्फबारी, यह कह सकते हैं जो बर्फ के छोटे छोटे कण जो हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, जब तक बादल बरसाएगा तब तक वो पगडंडियां वैसी की ही वैसी पड़ी रहेंगी, यानी कि वो वैसी की वैसी पड़ी रहेंगी, उन पर बर्फ भी जम जाएगी। फिर लेखक लिखते हैं सूरज चमकेगा और तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। और फिर रात्रि के बाद जब सूर्योदय होगा तो नए सपनों का जन्म होगा, एक नए प्राकृतिक सौंदर्य को देखने को मिलेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते फिरेंगे और आकाश में बादलों के छोटे छोटे द्वीप जो हैं वो यहाँ से वहाँ भटकते हुए फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियां पर टंक जाएंगी। रेवड़ का तात्पर्य है झुंड, रेवड़ का तात्पर्य झुंड। तो और कहते हैं कि भेड़ों और बकरियों के झुंड उन्हीं सकरी रास्तों पर चलता हुआ दिखेगा। ऐसा लगेगा जैसे उन पगडंडियों को भेड़ों बकरियों ने ढक लिया हो। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा और तब ऐसा लगेगा, यह रात्रि होने का संकेत एक तो प्रकृति संकेत करेगी, सूरज ढलने को होगा, एक वहां पर भेड़ बकरियां जब मैदान से घास चरकर वापस लौटते नजर आएंगी तो ऐसा लगता है जैसे दिन रात्रि की प्रतीक्षा कर रहा हो, यानी कि वहां संकेत मिलने लगते हैं कि अब रात्रि होने वाली है। दिन और कहते हैं कि रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी बाचाल हो जाती है। और कहते हैं कि जब रात आएगी तब सब कुछ खामोश हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। वही जो दिन के समय बहुत ही बाचाल होती है, दिन के समय जहाँ हमेशा दिन के समय में जहाँ अत्यधिक चहल पहल रहती है, वह सब कुछ खामोश हो जाएगा, वह सब कुछ शांत हो जाएगा। गुलमर्ग, लेखक जी कहते हैं कि गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी, गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की पे खड़ा था, दूर बहुत दूर सामने से बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि वह अब मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपेट ले। यानी कि एक रात लेखक मोहन राकेश होटल की एक खिड़की पर खड़े थे, तब दूर से उन्हें बादल उनकी तरफ आते हुए नजर आए और उनकी इच्छा थी कि वो बादल आए, मुझे अपनी आगोश में ले लें, मैं बारिश में भीगूं और बारिश में भीगकर गुलमर्ग का लुत्फ उठा सकूं। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने कम जाना है। और कहते हैं बरसती घटा
बरसती घटा, बरसते हुए बादल। मैं घिर जाने से बड़ा सुख मैंने कम जाना है और मैंने ऐसा सुख प्राप्त नहीं किया है जैसा कि मैं चाहता हूँ, जैसा कि लेखक चाहते हैं कि बादल की बरसते बादल उन्हें अपने आगोश में लेने, बरसते बादलों से गिरती हुई बूंदें से वह तर हो जाएं, उनसे भीग जाएं, घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए। यह इससे अलग स्थिति है। और कहते हैं कि घटा मेरे ऊपर आ जाए, और घटा जब मेरे ऊपर आ जाएगी तो मैं छोटा सा लगूंगा, मैं छोटा सा लगने लगूंगा और बादल मुझ पे छा जाएंगे, बादल लेखक पर छा जाएंगे। और लिखते हैं कि इस बार आते ही घटा का हर संकेत मेरे सामने था, और ऐसा हर संकेत आ रहा था कि सामने से बरसती हुई घटा आ रही है। अब मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की पे खड़ा उसका बरसती घटाओं का इंतजार कर रहा था। यानी कि लेखक बरसती घटा का इंतजार कर रहे हैं और उसे बुलावा दे रहे हैं कि आओ, आ जाओ। और लेखक न्योता देते हैं बरसती घटाओं को और कहते हैं कि मैं तुमसे कमजोर नहीं हूं। लेखक बादलों से कहते हैं कि मैं तुमसे कमजोर नहीं हूं, तुम चले आओ, मैं तुम्हारा सामना करने के लिए खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी आगोश में ले लो, मैं तुम में समा जाना चाहता हूं। ऐसा अद्भुत नज़ारा लेखक जब अपनी खिड़की से देख रहे हैं तो ये कल्पनाएं बादलों से ये बातें कर रहे हैं। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हवा तो तेज चल रही थी लेकिन बादल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, ज़्यादा तेज नहीं थे। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, बहुत तेज तूफान आया हुआ था, बार बार जोर से गरज हो रही थी जिससे धरती और आकाश की सराय कांप जाती थी। और बादलों से बिजली का कड़कना, बादलों से बिजली के कड़कने पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे आसमान धरती की सिराएं, धरती के आसमान और धरती के दोनों कोने वो कांप उठते हों। बिजली जब कड़कड़ाहट देती है, बिजली की आसमानी बिजली की जब कड़कड़ाहट होती है तो उससे एक ध्वनि भी उत्पन्न होती है और उसमें काफ़ी ऊर्जा होती है, उसमें काफ़ी प्रकाश भी होता है। तो इसी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश और धरती की सिराएं कांप उठी हों। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। और सामने का जो दृश्य था, जो काली घटा का जो दृश्य था, उसमें बिजली यानी कि ताड़क जो बिजली होती है वो कड़कती है, आसमानी बिजली कड़कती थी और उनसे इतना प्रकाश उत्पन्न होता था। बिजली को आपने देखा है, आसमान में जब बिजली कड़कती है, बिजली कौनती है तो एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे सब कुछ दिख गया, एक पल में सब कुछ दिख जाता, इतना तेज प्रकाश। तो उसी के लिए कहते हैं उस कड़कती बिजली से इतना प्रकाश उत्पन्न होता है कि वह प्रकृति की हर चीज को नंगा सा कर देती है। यानी कि प्रकृति की हर चीज मुझे साफ साफ नजर आ जाती है, साफ साफ नजर आ जाती है। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियां का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। और लेखक मोहन राकेश होटल की खिड़की पर खड़े बादलों का इंतजार कर रहे थे, कड़कड़ाती बिजली का इंतजार कर रहे थे और कह रहे थे कि ये बारिश की बूंदें कब आएंगी, कब मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का कहर कब मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर आने के लिए तैयार था और लेखक होटल की खिड़की पर बाहें फैलाए काली घटाओं का इंतजार कर रहे थे, वो उन्हें न्योता दे रहे थे। मगर अचानक हवा रुक गई और तभी अचानक से हवा रुक जाती है।
तभी अचानक से हवा रुक जाती है। बढ़ता हुआ तूफान जहां की तहां ठिठक जाता है, वहीं तूफान रुक जाता है और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगता है। और तूफान, हवाएं रुक जाती हैं, तूफान वहीं का वहीं थम जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चोटिल पक्षी अपना दम तोड़ता हो। उसी प्रकार तूफान ने भी अपना दम तोड़ दिया हो। बिजली की सांस रुकने लगी और बिजली जो बहुत तेज से कड़क रही थी वह भी धीमे पड़ने लगी, और मेरी भी। और लेखक कहते हैं जैसे और बिजली की सांस भी रुकने लगी, वैसे वैसे मेरी भी सांसें रुकती जा रही थीं, क्योंकि लेखक की हार्दिक इच्छा थी वह उन घटाओं से गिरने वाले पानी से वो भीगेंगे, बिजली उन पर आके गिरे। कहने का तात्पर्य है वो जो आसमानी जो बिजली होती है उसका जो प्रकाश होता है वो उन पर पड़ेगा। ये सब स्वप्न, ये सब इच्छा उनके मन में थी, और धीरे धीरे जैसे ही तूफान थम रहा था वैसे भी उसकी इच्छाओं भी नष्ट होती नजर आ रही थी, उनकी इच्छाएं भी अधूरी होती नजर आ रही थीं। और फिर लिखते हैं कि हवा के रुख जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था, और मैं भी चौथे आसमान पर चढ़ चुका था। मेरी कल्पनाएं, मेरी इच्छाएं जो देख रही थी, मेरी इच्छा थी कि मैं बारिश में भीगूंगा, बिजली की जो प्रकाश होगा मुझ पर पड़ेगा, ये उनकी इच्छाएं अब क्या हैं, समाप्त होती नजर आ रही थी, क्योंकि तूफान भी अब खत्म होने जा रहा था, तूफान भी अब हल्का पड़ रहा था। तो जो इच्छाएं तो लेखक जो हैं मोहन राकेश जो उनकी जो अपनी इच्छाओं के चरम सीमा पर पहुंच चुके थे, वहां से गिरते हुए लेखक नजर आ रहे थे, अपनी इच्छाओं को टूटता वो देख रहे थे। तूफान का जोम उतर गया, तूफान का जो जोश था, तूफान जिस जोश के साथ, जिस ताकत के साथ और जिस उत्साह के साथ तूफान आया था, वह उसका उत्साह, उसका जोश नष्ट हो चुका था, और लेखक का भी उत्साह, उनका जोश नष्ट होने लगा था। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। लेखक जैसा चाहते थे कि खुलकर डटकर सामने बारिश में भीगा जाए और आसमानी बिजली का सामना किया जाए, तो उससे शायद लेखक अपने आप को उसके बराबर की तुलना कर लेना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा संभव नहीं लग रहा था, क्योंकि तूफान, घने बादल, तेज हवाएं, ये सभी थम सी गई थी, ये सभी रुक सी गई थी। तो लेखक अपने आप को उन अपनी इच्छाओं की पूर्ति वहां तक नहीं कर सकते थे, इस वजह से उन्हें लगा कि वह उनके बराबर नहीं हो सकते। फिर लेखक लिखते हैं वे ऐसे क्षण थे, लेखक लिखते हैं वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में एक बार ही आते हैं। ऐसे क्षण, ऐसा उनका सौभाग्य था, ऐसे क्षण को देख पाने का, ऐसे क्षण का आनंद प्राप्त करने का सौभाग्य बहुत कम ही प्राप्त हो पाता है। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। जैसा कि और लिखते हैं कि गुलमर्ग में रह रहे व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। जैसे लेखक के साथ ऐसा हुआ था, लेखक होटल में रुके हुए थे, खिड़की पर खड़े हुए थे, अब तूफान आया था, काली घटाएं घिराई थी, पानी की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं, लेखक वो आनंद उसमें प्राप्त कर रहे थे। लोग गुलमर्ग में ऐसे कई रोमांचक दृश्य लोगों को अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं। जैसे कोई दिन के समय में पगडियों पर चलता है तो वहाँ के हरियाली को देखता है, वो उसको मन को हर लेती हैं। वहाँ के गुलमर्ग में जो हरियाली और सपाट मैदान जो पड़े हुए हैं, लोग वहाँ गोल्फ खेलते हैं, लोग वहाँ गोल्फ खेलकर अपना एहसास या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हैं। और फिर लेखक लिखते हैं कि
तभी तो मुद्दत तक वहां रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहां ले आता है। और लेखक लिखते हैं कि यही तो वो मन को मोह लेने वाला मनोहर दृश्य है, मनोहर ऐसी स्थितियां वहां बन जाती हैं जो कि मन को काफी अच्छी लगती हैं। वहां बरसों से कोई व्यक्ति रह रहा हो, बरसों से वही कोई व्यक्ति रह रहा हो और वहां से अगर दूर गया हो तो दोबारा उसका फिर मन करता है कि दोबारा फिर गुलमर्ग में जाए और वहां के सौंदर्य का रसपान करे, वहां के सौंदर्य को वह देखे और आनंद की अनुभूति करे। और फिर लेखक लिखते हैं कि वहां का आकर्षण ही है, वहां का प्राकृतिक आकर्षण ही है जो लोगों को वहां बार बार खींच लाता है, वरना लोग वहां सिर्फ गोल्फ खेलने ही नहीं आते, वरना लोग वहां खुले सपाट मैदान में गोल्फ खेलने ही नहीं आते। क्योंकि व्यक्ति क्यों बार बार वहां जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए? नहीं, लोग सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए ही नहीं वहां जाना चाहते, बल्कि वहां का गुलमर्ग का प्राकृतिक सौंदर्य ही इतना मनमोहक है कि व्यक्ति के मन को बार बार अपनी ओर आकर्षित करता है। इतना आकर्षण गुलमर्ग की राहों पे है, इतना आकर्षण वहां की हरियाली में है। यहाँ हमने देखा था कि किस प्रकार लेखक ने अपने और गुलमर्ग के प्रति अपनी आत्मीयता का वर्णन किया, अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखा। और फिर लेखक कहते हैं, लेखक ने कहा था कि गुलमर्ग को कभी पूरा नहीं देखा जा सकता। लेखक ने पाठ में कहा था कि गुलमर्ग को कभी पूरा नहीं देखा जा सकता। इससे उनका क्या अभिप्राय था? तो लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है, वहां अपनापन सा लगने लगता है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहां के सपाट मैदानों का एक हिस्सा समझने लगता है, अपने आप को सपाट मैदानों का एक हिस्सा समझने लगता है। वहां के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। यानी कि गुलमर्ग का हर एक प्राकृतिक सौंदर्य उसके हृदय में समा जाता है, उसके मन में समा जाता है, उसकी रोम रोम में बस जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता, इतना अपनापन, इतना लगाव गुलमर्ग की वादियों से हो जाता है। इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा नहीं देखा जा सकता। जितनी बार आप गुलमर्ग को देखने के लिए जाएंगे उतनी बार एक अलग ही एहसास होगा आपके हृदय के अंदर, एक अलग ही खुशी होगी, एक अलग ही गुलमर्ग का आकर्षण आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। इनके प्रश्नों को आपको कर लेना है। अगर कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।